Welcome, guys, and hope you all are well. So now let's come to the next topic that I told you last time, a home rule league movement that was done in 1916 to 1998. So welcome to the Varun's Pathshala. सो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जब टॉपिक्स थे, जो भी चीजें, जितने मूवमेंट्स हुए, रिवॉल्ट्स हुए, रिवॉल्यूशंस हुए, उनका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा आफ्टर 1600 हमारे ऊपर, किस किस तरीके से क्या क्या हमारे पास एक्सप्लॉयटेशंस हुए जिसकी वजह से इस टाइप के मूवमेंट्स का इमरजेंस हुआ. सो लेट्स लर्न अबाउट दिस. सो बेसिकली बिटवीन द ईयर 1916 से लेके 18 तक एक रिवॉल्यूशन चलता है इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए. अब इसका रीजन था ग्रोथ, जो कि पूरे का पूरा होम रूल लीग मूवमेंट में दिखाई दिया था, जिसके दो लीडर्स थे जो कि बहुत अच्छे लीडर्स रहे उनके. फर्स्ट ऑफ ऑल थे बाल गंगाधर तिलक एंड देन सेकंड वन एनी बेसेंट. एनी बेसेंट आप थियोसॉफिकल सोसाइटी में जब आप पढ़ोगे तो इनके बारे में और पढ़ोगे, जहां पर इन्होंने इंडियन कल्चर एंड सारी चीजों को बढ़ाने के लिए एंड वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट को लेके भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था. सो यू कैन लर्न अबाउट that also from them. So this was a really much better things you can learn them, and also they have promoted Indian things and Indian culture, Indian devotees as well, Indian goddess as well. So you can just learn about them. Now let's come to the another point. अब बेसिकली इनका एम क्या था, इन्होंने किस तरीके से उन सारी चीजों को समझाने का कोशिश किया. बेसिकली जो होम रूल लीग मूवमेंट था, वो इसकी जो एक्चुअली जो नींव पड़ी थी वो पड़ी थी आयरिश से. आयरिश के अंदर एक रूल चला था, एक रेवोल्यूशन चला जिसे हम कहते हैं होम रूल. होम रूल का मतलब बेसिकली क्या था, खुद का शासन. तो उसी की बेस पर एनी बेसेंट ने इसको चलाने की कोशिश करी इंडिया के अंदर. अब इसका बैकग्राउंड क्या रहा. अब बेसिकली अब 1916 आ चुका था. 1916 से लेकर 18 तक एक रिवॉल्ट आया, रिवॉल्यूशन आया, होम रूल लीग मूवमेंट. इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे जब इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आया. आजकल हम देखते हैं कुछ ना कुछ रीजन होता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो. आप एक इम्पैक्ट तभी लाने की कोशिश करते हो जब आप कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लॉइटेशन किया गया हो, तब आप चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हो. तो सेम होम रूल लीग के लिए जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा वो रहा 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. अब एक्चुअली जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टरी रहा था वो इंडियंस के लिए था. अब इसमें आपको काफी चीजें देखने की पड़ेगी. जब आप 1909 का जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ोगे, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको पार्टीशन नजर आएगा, आपको आपको मतभेद नजर आएगा आपको. तो उसका एक मेन इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है. तो 1909 के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए, तो हम उसमें अच्छे से कवर करेंगे. देन लेटर ऑन कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो जाती है 1907 में सूरत के अधिवेशन में, जहां पर जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको इम्प्रीजमेंट हो जाता है सेम. देन उसके बाद में 1908 से लेकर 1914 तक वो 6 साल तक रहते हैं. लेकिन उसके बाद फिर वो वापस आते हैं एक अच्छे सा के जोश के साथ में. तो इस होम रूल लीग मूवमेंट को अपना सपोर्ट देते हैं. देन लेटर ऑन जब बाल गंगाधर तिलक को रिलीज कर दिया जाता है, अब जब उसको सपोर्ट देने के लिए चालू करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो हैंड रहा वो रहा एनी बेसेंट का, जिन्होंने इस मूवमेंट को लाने में सबसे बड़ी हेल्प की. सेम चीज आप यहाँ पॉइंट में देख सकते हो. एनी बेसेंट ने आयरिश सोशलिस्ट की बेस पर इसको चलाया था, जो कि 1893 में जब वो आई थी यहाँ पर, जब उन्होंने इंडिया को देखा और बाकी सारी चीजें देखी, तो उसकी वजह से इन्होंने इस मूवमेंट को चलाने की कोशिश करी. देन लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट. अब वहां से आने के बाद जब उनको मांडले जेल से जब बाल गंगाधर तिलक आते हैं, उनको ये समझ में आ जाता है कि इस तरीके के मूवमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इनको करना भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा. तो उनके बाद उन्होंने इन मूवमेंट्स को लाना चालू किया. अब मूवमेंट्स को लाने के बाद में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था, यानी कि सबसे बड़ी चीज थी, उसका था पार्टीशन से बचना, जो 1907 के अंदर हुआ था. मुस्लिम लीग का प्लस साथ में आप कह सकते हो कांग्रेस के अंदर जो पार्टीशन हुआ 1907 के अंदर, तो उस तरीके के पार्टीशन से बचना था. तो उस तरीके के पार्टीशन से बचने के लिए एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक ने डिसाइड किया कि वो अपना होम रूल लीग मूवमेंट अलग अलग तरीके से चलाएंगे. अब अलग अलग तरीके से चलाने के लिए उनको सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो दोनों अलग अलग एरियाज में उसे चलाएं, ताकि दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट ना आ पाए. तो इसकी वजह से दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि एक बेटर और एक अच्छे तरीके से पूरे के पूरे इंडिया के अंदर होम रूल लीग मूवमेंट को पहुंचाया जाए, ताकि उन्हें एक स्वदेशी पना उनके माइंड के, एक इंडियंस के माइंड के अंदर लेके आया जाए. देन आगे क्या होता है. अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो आती है, बसंत ने जो अपना होम रूल लीग मूवमेंट था वो सितंबर में स्टार्ट किया
और 1916 के अंदर। एंड वहीं तिलक ने जो अपना होम रूल लीग मूवमेंट था वो स्टार्ट किया अप्रैल 1916 के अंदर। तो अब ये दोनों के दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब इन्होंने स्टार्ट किया तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आगे क्या आती है, अब उनको ये समझना जरूरी था कि इनको यहाँ पर चलाया किस किस एरिया में जाना चाहिए। तो वहीं अप्रैल 1916 के अंदर जब बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट किया था बेलगाम में। कीप रिमेंबर एंड डू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में आस्क यू इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन एज वेल एज एसएससी। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद करनी जरूरी रहेंगी ताकि आपको ये पता रहे। सेम जब एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था तो वो स्टार्ट किया था मद्रास में। तो आप ये देख सकते हो इन दोनों के में कहीं भी कंफ्लिक्ट ना आए, तो इन्होंने एक दो एरियाज को अपनाया था, एक नॉर्थ का एरिया था बेलगाम और दूसरा था मद्रास का। तो इन दोनों एरियाज के अंदर आप देख सकते हो कंफ्लिक्ट आने के कोई चांसेस नहीं थे। हालांकि यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि किसकी मूवमेंट सबसे ज्यादा बड़ी रही थी। तो इसमें आप छोटी सी चीज समझ पाओगे, दे हैड द कॉमन ऑब्जेक्टिव, जस्ट उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव रहे थे इनको अपनाने के लिए। वहीं अब इन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई इनकी सारी चीजों को लेके कि लीग कहां पर काम करेगी। अब तिलक की जो लीग थी वो बेसिकली महाराष्ट्र में काम कर रही थी, लेकिन उसको मुंबई में काम नहीं करना था। उन्होंने कर्नाटका को कवर किया, बेरार को कवर किया एंड सेंट्रल प्रोविंस को उन्होंने ऑल्सो कवर किया। वहीं बेसेंट्स लीग वर्क इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो यानी कि सबसे बड़ी जो लीग रही वो सिर्फ और सिर्फ बेसेंट की रही। लेकिन उसके बाद में सबसे ज्यादा जो पावरफुल जो लीग कही जाती है वो कही जाती थी बाल गंगाधर तिलक की। और जो बाल गंगाधर तिलक की जो हेडक्वार्टर था वो लोकेट था दिल्ली के अंदर, जिसकी 6 ब्रांचेस थी, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, कर्नाटक, बिहार एंड महाराष्ट्र एज वेल। दिल्ली के अंदर उन्होंने अपना अच्छा खासा प्रोविंस बना के रखा था ताकि सारी चीजें हो सकें। नाउ अब क्या हुआ, इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करना था इंडिया के अंदर। अब सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करने के लिए इन्हें काफी चीजों को अपनाना पड़ेगा। इनको पॉलिटिकल एजुकेशन एंड बाकी चीजों को लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा ताकि उन सारी चीजों को समझें। वहीं इनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना था ताकि लोग बोल पाए इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो वो ऐसा कॉन्फिडेंस इनको बनाना पड़ेगा लोगों के माइंड में। तो उसके ऊपर इन्होंने काम करना चालू किया। पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाना चालू किया फॉर द ब्रिटिश अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एक्टिविटी लानी थी पॉलिटिकली। तो उसके ऊपर इन्होंने और भी काम किया। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने कोशिश किया था कि इनको कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाए। दे ट्राइड वेल बट बेसिकली इनको सपोर्ट नहीं मिला। देन दे मूव अहेड एंड उसके बाद में इन्होंने अपना खुद का मूव स्टार्ट कर लिया था। इन्होंने पूरी पूरी कोशिश करी थी कि कांग्रेस को अपने होम रूल लीग में लाया जा सके, बिकॉज कांग्रेस वाज अ मेजर ऑर्गेनाइजेशन दैट टाइम, यू कैन से जस्ट पार्टी दैट टाइम, कि उसको बहुत लोग जानते थे और उसकी बात लोग मानते थे आईएनसी की। बट कांग्रेस ने इसके इनके साथ में आना नहीं चालू किया एंड दे हैव आल्सो ट्राई टू जस्ट convinced many people, many political leaders of India, but they also denied for this. But later on, few of the political leaders joined the Home Rule League movement. सो आफ्टर दैट जब डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाता है, लोगों को एगिटेट करना चालू कर दिया जाता है, उनको फियरी स्पीचेस उनको उनके मुंह से निकलनी चालू हो जाती हैं, देन नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट जस्ट लिटिल बिट उनको थोड़ा सा दिक्कत होना चालू हो जाता है। एंड जब उनको पता चलता है कि एक्टिविटी इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ सकता है। एंड आप खुद से एक बार अंदाजा लगा सकते हो, साउथ का मद्रास का एरिया और सबसे बड़ी जो मूवमेंट थी बेसेंट की लीग थी जो कि सबसे बड़े लेवल पे चलती रही। वहीं जब बाल गंगाधर तिलक की बात की जाती है, दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर होने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा कर्नाटक, बिहार एंड मुंबई, महाराष्ट्र को पूरा संभाला एक्सेप्ट मुंबई। सो प्लीज डू रिमेंबर कि मुंबई उसके अंदर इंक्लूड नहीं था। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में आस्क यू, सो प्लीज रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो अभी तक एक साल हो चुका था अप्रोक्सीमेटली। अब एक साल हो जाने के बाद में एनी बेसेंट वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। रीजन क्या था? रीजन था लोगों के माइंड के अंदर उन्होंने ये सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी भर दी थी। सेल्फ गवर्नमेंट को लेके इंडिया को एंड पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों के माइंड में डाल दिया था उन्होंने। कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया था ताकि वो अच्छे से बोल पाए। उनको स्पीचलेस एक्सप्रेशन को दे दिए गए थे। एंड लार्ज लार्ज लेवल पे यानी कि ह्यूज लेवल पे पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन इंडियंस के माइंड में डाल दिया था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो दे ऑल्सो ट्राइड के जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उसमें कांग्रेस को लाया जाए एंड प्लस उनको पीपल्स को उसके अंदर ऐड किया जाए। दे ऑल्सो ट्राइड। तो बहुत बड़ा मूवमेंट ये हो चुका था उस टाइम पे। विद इन 1 ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट सत्ते में आ चुकी थी इस टाइम पे कि उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। देन दे टूक एक्शन अगेंस्ट होम रूल लीग मूवमेंट। उन्होंने बेसेंट को अरेस्ट कर लिया, एनी बेसेंट को।
नाउ अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ी चीज अपनाई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तभी एंड बेसेंट को छोड़ने की मानी थी जब ये रूल होम रूल लीग को खत्म कर दिया जाएगा, उसी के बाद ये छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हालांकि। This move by the British government, even moderate leaders joined the league later on. I told you, few of the people, political leaders, have joined the league, but later on, not at the that time. That time that time league was started. तो उसी के बाद ही बेसेंट को कुछ टाइम के बाद सितंबर 1917 के अंदर रिलीज कर दिया जाता है ब्रिटिश के थ्रू। बट आगे क्या होता है ये समझने की जरूरत है। क्या इसका इम्पैक्ट आगे पड़ा जो 1918, 1917, 1919 के अंदर जो बाकी थोड़े रिवॉल्यूशन हुए जिसमें गांधी का सपोर्ट था, उस पे क्या बिल्डअप पड़ा? यस, बिल्कुल यहाँ से बिल्डअप जरूर मिला है उनको। होम रूल लीग होम रूल लीग फंक्शन थ्रू आउट द ईयर and opposed the Congress party whose activity were confidence on a year। तो यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश कर सकते हो एंड ओवरऑल 40,000 मेंबर्स जुड़ चुके थे लीग के साथ में, पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइडली उनको उन्होंने एजुकेट किया था इंडियंस को। तो ये आप समझ सकते हो 40,000 इज नॉट अ लेस नंबर। ये उस टाइम का बहुत बड़ा नंबर था। अगर आप उनको ऐड करते हो 40,000 पीपल अगर आज के टाइम में भी अगर ऐड हो जाएं 130 करोड़ की पॉपुलेशन में, तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो उस टाइम पे तो पॉपुलेशन ही कुछ नहीं थी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर illiterate and uneducated, so you can just think about it and you can assume what kind of situation were there now। अब काफी लोग जुड़ जाने के बाद कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ज्वाइन द लीग लेटर ऑन। स्टार्टिंग में दे ट्राइड बट दे नॉट ज्वाइन, बट लेटर ऑन इन सब ने ज्वाइन कर लिया। एंड जो प्रोमिनेंट लीडर्स रहे लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बतिस्ता, जीएस खारपेटे एंड सर सुब्रमण्यम अय्यर आल्सो। अब यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि इस टाइप्स के जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, were the Muhammad Ali Jinnah and Joseph Batista were the part of Home Rule League movement or not? Then you have to be remember yes they were the part of the league। तो आपको ये याद करना जरूरी रहेगा। Also वही moderate and extremist and Muslim League were briefly united with this movement। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट रहा उनके लिए। एंड देन लेटर ऑन आगे कुछ चीजें होती हैं। अब पॉलिटिकल कंसाइजनेस आ चुकी थी मोर रीजंस में कंट्री के। तो वो आप समझ सकते हो किस तरीके का मूवमेंट रहा होगा जब इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। अब जब 1917 के अंदर अब लीग को खत्म भी करना था, इसे बंद भी करना था। एक ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि सॉल्यूशन दिया जाए, एक सॉल्यूशन ऐसा दिया जाए जहां पर लीग खत्म हो जाए और इस लीग के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो उन्होंने एक चाल चली जिसमें उन्होंने एक मूवमेंट लेके आते हैं, यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आते हैं 1919, जो कि 1917 के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। उसका सबसे बड़ा रीजन रहा, उसका इम्पैक्ट रहा होम रूल लीग मूवमेंट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है। उसे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं 1919 का। अब वहां पर डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडियंस इन द गवर्नमेंट लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। अब उनको एक भरोसा दे दिया गया, जैसे आज के टाइम में भरोसा दिया जाता है कि इंडियंस ही अब आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्ड करेंगे, उनको इंडियंस को पार्ट दिया जाएगा, इंडियंस को उसके अंदर बाकी चीजें दी जाएगी। लेकिन आगे क्या होता है आपको पता ही है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से अपनाई गई थी। वोटिंग राइट्स ओनली फ्यू पीपल्स को दिए गए। ऑल्सो आप देख सकते हो वहां पर क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू इन सबको डिवाइड करने की पूरी पूरी उन्होंने कोशिश करी थी। हाँ, कुछ पॉइंट्स अच्छे भी थे, यू कैन से कि लोगों को राइट टू वोट का अधिकार मिल चुका था उनको, कुछ लोगों को, बट वो लिमिटेड ही था, हर किसी को नहीं मिला था। यानी कि पार्टीशन ऐसे था, यानी कि आप कह सकते हो कि इनइक्वालिटी इतनी फैलाई गई थी कि ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड वोटिंग राइट्स। यानी कि अगर आप रिच हो देन यू आर एबल टू डू द वोट्स, एल्स यू आर नॉट एबल टू डू। तो आपको ये समझने की जरूरत रहेगी वहां पे। नाउ द मूवमेंट वाज नॉट ए मास मूवमेंट। आपको ये समझने की जरूरत रहेगी फेल करने का रीजन, आपको फेलियर एंड डेक्लाइन आपको समझना पड़ेगा। मूवमेंट के अंदर 40,000 पीपल थे एंड बाकी कांग्रेस ने भी ज्वाइन किया, बट लेटर ऑन। तो ये एक मास लेवल पे नहीं चला भाई, एक बड़े लेवल पे तो चलाई गई। आप इसे साउथ का एरिया, आप मद्रास समझ सकते हो एंड कर्नाटक समझ सकते हो। तो मोस्ट ऑफली साउथ के रीजन में इन्होंने अच्छा खासा अपना कवर अप कर लिया था। इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द एजुकेट पीपल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था वो एक्चुअल में पढ़ा क्या रही है। आपने शायद पढ़ा होगा 1854 का एजुकेशन एक्ट। आपको आपने अगर आपने वो पढ़ा है तो आप इससे कोरिलेट कर पाएंगे अच्छे से कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी टॉप टू द बॉटम अप्रोच। अब वहां पर करना क्या चाहती थी कि
लोगों को पढ़ाने के बाद सिर्फ उनको ये बताना चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज ओनली द हेवन फॉर देम। तो यानी कि अगर पढ़ने के बाद सिर्फ वो यही सोचे ब्रिटिश गवर्नमेंट द ओनली वन हु कैन जस्ट ग्रो अस, तो इस टाइप की अगर सिचुएशन दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी स्टूडेंट्स को एंड पीपल्स को, तो ऑब्वियसली वो वहां पर उनको नहीं पढ़ाने देंगे, वहां पर पॉलिटिकली उनको एजुकेट नहीं करने देंगे। सो दिस विल बी द रॉस्ट थिंग एवर हैपन टू दिस मूवमेंट। आप समझ सकते हो। देन नाउ व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, लीग डिड नॉट फाइंड a lot of support from Muslims. यस, बिकॉज ऑफ 1997 के अंदर ऑलरेडी एक पार्टीशन हो चुका था। एंड उसके बाद यस, मुस्लिम लीग 1916 के लखनऊ पैक्ट के बाद में मुस्लिम लीग सपोर्ट में आ चुकी थी कांग्रेस के। बट मुस्लिम्स एग्जैक्टली was not in support to the home rule league movement because of उनको पता था डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना चुकी थी। एंड इस टाइम तक काफी लोग ऐसे एजुकेटेड हो चुके थे मुस्लिम्स के अंदर जिनको एक मोहम्मद अली जिन्ना के सपोर्ट में तो जाना चाहते थे। तो एक आप सोच सकते हो कि एक थॉट एंड एक्सप्रेशन उनका चेंज हो चुका था। ऑल्सो एंग्लो इंडियंस नॉट सपोर्टेड, non Brahmins also not support the league. So these kind of things happened, and southern India, as they thought home rule would mean a rule of upper caste Hindu majority, तो ये एक अलग से चीज चल रही थी कि साउथ साउथ इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफली कि ये सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के लिए है। तो जब ऐसी सारी चीजें यानी कि इस तरीके की सोच एंड एक्सप्रेशन लोगों के माइंड में आएंगे वहां पे, तो ऑब्वियसली वो लीग को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये मोस्ट ऑफली सबसे बड़ा फेलियर रहा कि उन सारी चीजों को कवर अप नहीं कर पाए। आप यहाँ पर इस चीज से रिलेट कर पाएंगे अच्छे से, जहां पर मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट पे उन्होंने फोकस किया, उन्होंने पॉलिटिकल एजुकेशन पे उन्होंने फोकस किया, उन्होंने लोगों को बोलने बोलने के लिए उन्होंने फ्री किया उनको ताकि वो बोल पाए अच्छे तरीके से, पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन उन्होंने फोकस किया एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। उन्होंने यहाँ पर एक यूनिटी लाने में ज्यादा फोकस नहीं किया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को करीब लाने में फोकस नहीं किया, उन्होंने पॉलिटिकल थिंग्स पे ज्यादा फोकस किया। तो ये सबसे बड़ा फेलियर इनके पास ये रहा था। तो आप समझ सकते हो कि ये फेलियर होने का रीजन क्या था। तो जब भी आप चीजों को कवर अप करते हो तो आप कवर अप हर पोर्शन से करना चाहिए। तो ये मोस्ट ऑफली रीजन रहा वहां पर फेलियर का। अब मैनी ऑफ मॉडरेट्स वर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट एश्योरेंस ऑफ रिफॉर्म्स। अब जब मॉन्टेग्यू चैम्पियन रिफॉर्म आ चुका था तो काफी जो लीडर्स थे वो सेटिस्फाइड हो चुके थे ऑलरेडी कि ये डिक्लेरेशन हमारे सपोर्ट में है, तो अब मूवमेंट को ज्यादा नहीं चला सकते हैं। तो जब कुछ लोगों के माइंड में जब सेटिस्फेक्शन आ ही जाएगा तो मूवमेंट चल नहीं सकती है। विदाउट यूनिटी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। Now, let's go to the another point. Annie Besant kept oscillating between being satisfied with the government talk, reforms and pushing the home ruling movement forward. अब एनी बेसेंट को भी कहीं ना कहीं पर प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो गवर्नमेंट की चीजों से सेटिस्फाइड हो या फिर उनको बंदी बना के रखा जाए। शी वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड फर्म लीडरशिप टू हर फॉलोअर्स। तो ऑल्सो चीजें सिर्फ एक ही चीज आके रुक जाती है जब ऐसी चीजें आके रुकेंगी कि जब आप सपोर्ट में ही नहीं रहोगे लोगों के या फिर आप खुद ही पीछे हट जाओगे तो मूवमेंट तो ऑटोमेटिकली खत्म हो ही जाएगी। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा उनका। आप देन 1918 तक जब सितंबर आया था, अप्रोक्सीमेटली 2 साल आ जाते हैं एनी बेसेंट की लीग को, 2 साल होने वाले हैं। तिलक वेंट टू द इंग्लैंड। अब जब उनके एक केस के अगेंस्ट में उनको वहां पर जाना पड़ा, देन वहां से अब जब आप एक फादर ऑफ इंडियन अंडर्स आप किसी को भी कह सकते हो, तिलक को एक्चुअली कहा जाता है। मोस्ट ऑफली आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब एक सपोर्टर एक लीडर ही जो उस लीग को सपोर्ट कर रहा हो अगर वो वहां पर नहीं रहता है, वो अगर इंग्लैंड चला गया तो उसके बाद में उस लीग को सपोर्ट करने के लिए कोई बचा ही नहीं था। तो ना बचने की वजह से यानी कि आप कह सकते हो उन सारी चीजों में अब उसको कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, कोई इसको पुश करने वाला ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका जो मूवमेंट है वो आपका डाउन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फेलियर इनका यहाँ पर ये समझा जाता है। एंड देन उसके बाद एब्सेंस ऑफ द तिलक एंड बेसेंट, मूवमेंट बिल्कुल खत्म ही हो चुकी थी। लेटर ऑन जब गांधी जी आते हैं, गांधी जी गेन प्रोमिनेंस एंड लीडर्स ऑफ द थिंग्स। गांधी जी आल्सो क्रिटिसाइज द होम रूलिंग मूवमेंट। तो अब गांधी जी वहां पर अच्छा खासा इमर्स हो चुके थे, तो गांधी जी की बात तो हर किसी को माननी थी। तो ये दिस वाज द मेजर थिंग, आप मेजर सोर्स कह सकते हो कि रूल का डेक्लाइन होने का। तो ये समझने वाली चीज थी। अब एक यहाँ पर एक सोर्स एक चीज एक वर्ड यहाँ पर आया, फादर ऑफ अनरेस्ट। तिलक लॉस द केसेस। फादर ऑफ अनरेस्ट सबसे पहले किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। तो ये आप याद रखिएगा विदाउट एनी फेलियर, तो आपके लिए बेटर रहेगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है।
So thank you so much for this video, guys, and hope you like this video. If any kind of suggestion do you have, you can just write in the comment box. We will cover all the topics whatever you like the most. So hope you are well, and keep safe and keep healthy. Thank you so much.